In this video, we will discuss Harrod-Dommer model of economic growth. This is Harrod and this is Dommer. First is the introduction. Both economists means Harrod and Dommer, on the basis of growth experiences of the developed economies. दोनों इकोनॉमिस्ट्स ने डेवलप्ड इकोनॉमीज के एक्सपीरियंस के बेस पर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनका जो ग्रोथ का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर ट्राई टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेडी ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। तो दोनों जो इकोनॉमिस्ट हैं हैरेड एंड डॉमर। Harrod was an English economist. He is best known for writing The Life of John Maynard Keynes in 1951 and for the development of the Harrod-Dommer model. F.C. Dommer was a Russian-American economist, famous as developer of the हैरड-डॉमर मॉडल। तो ये जो दोनों इकोनॉमिस्ट हैं रॉय हैरड एंड एफ.सी. डॉमर, इन्होंने डेवलप कंट्रीज के ग्रोथ एक्सपीरियंस के बेस पर ये फाइंड करने की कोशिश की है कि किसी भी इकोनॉमी की स्टेडी ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेडी ग्रोथ। स्टेडी ग्रोथ क्या होती है? स्टेडी मीन्स रेगुलर, इवन और कंटिन्यूस ग्रोथ, जो कंटिन्यूस चले, स्मूथ ग्रोथ हो, ऐसे इकॉनमी ग्रो करे स्मूथ। तो ऐसे ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्सप्लेन की हैं हैरड डॉमर ने। हैरड एंड डॉमर एज पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट्स, केन्स के बाद आए हैं ये। 1936 में केन्स की बुक आई थी, तो इन्होंने 1939 में हैरड ने अपना मॉडल दिया है और उसके कुछ टाइम बाद डॉमर ने अपना मॉडल दिया है। तो केन्स के बाद के ये लोग हैं। केन्स की जो बुक थी वो 1936 में आई थी। उसी बुक में से जो केन्स ने प्रेजेंट किया उसको केन्जियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, केन्जियन थ्योरी भी कहते हैं। जॉन मेनर्ड केन्स was a British economist whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of governments. Originally trained in mathematics, he built on and greatly refined earlier work on the causes of business cycles and was one of the most influential economists of the 20th century. During the Great Depression of the 1930s, Keynes spearheaded a revolution in economic thinking, challenging the ideas of new classical economics that held that free markets would, in the short to medium term, automatically provide full employment as long as workers were flexible in their wage demands. He argued that aggregate demand, total spending in the economy, determined the overall level of economic activity and that
inadequate aggregate demand could lead to prolonged periods of high unemployment. Keynes advocated the use of fiscal and monetary policies to mitigate the adverse effects of economic recessions and depressions. He detailed these ideas in his magnum opus. Magnum opus means the best work that a writer has produced. The General Theory of Employment in Trust and Money, also called General Theory, published in 1936. तो केन्स ने जो अपनी बुक लिखी थी 1936 में, उसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया था कि अपने आप इकॉनमी नहीं चलेगी, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ेगी थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये केन्जियन थ्योरी के बाद की बात है। हैरेड एंड डॉमर as post-Keynesian economists have tried to bridge the gap by extending Keynesian theory into a more comprehensive long-run theory of income, employment and output. क्लासिकल थ्योरी जो थी केन्स से पहले, वो लॉन्ग रन को मानते थे, केन्स शॉर्ट रन को मानते थे। क्लासिकल थ्योरी में बहुत सारी कमियां थी जिसको दूर करके केन्स ने अपना विचार दिया, पर वो शॉर्ट रन के लिए था। केन्स का विचार ठीक था तो उसको एक्सटेंड किया हैरेड डॉमर ने लॉन्ग रन के लिए। ऑल्दो हैरेड एंड डॉमर मॉडल्स डिफर इन डिटेल्स, इन दोनों के जो मॉडल हैं वो अलग अलग हैं। दे आर बेसिकली सिमिलर इन सब्सटेंस, पर वो हैं थोड़े सिमिलर। Substance means in nature, in essence, वो सिमिलर ही है। उनका जो रिजल्ट है, निचोड़ है, वो सिमिलर है, बट दोनों के जो मॉडल हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हम बोल देते हैं हैरेड डॉमर मॉडल, तो ये हैरेड मॉडल एंड डॉमर मॉडल अलग अलग हैं। What are the requirements of steady growth? तो जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स फाइंड करी हैं स्टडी ग्रोथ के लिए, डेवलप्ड इकॉनमी के लिए, कि कैसे स्मूथ ग्रोथ बनाई जाए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हैरेड एंड डॉमर असाइन अ की रोल टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने मेन माना है, केन्स ने भी इन्वेस्टमेंट को कहा था। इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ they defined investment as a combination of dual character. इन्वेस्टमेंट डबल रोल प्ले करता है, दोनों ही रोल पॉजिटिव हैं। फर्स्टली इट जनरेट्स इनकम, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो इनकम पैदा होगी, एंड इज कॉल्ड डिमांड इफेक्ट। इसको कहते हैं डिमांड इफेक्ट, क्योंकि जब इनकम पैदा होगी, लोगों के पास इनकम आएगी, तो कंट्री में डिमांड चीज़ों की बढ़ेगी। सेकेंडली इट ऑगमेंट्स, ऑगमेंट होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज एट्सेट्रा ऑफ समथिंग। तो ये बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ को बढ़ाएगा? द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मशीन्स खरीदेंगे, कैपिटल खरीदेंगे, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी by increasing its capital stock, and it's called, इसको कहते हैं सप्लाई इफेक्ट। Thus if full employment is to be maintained in the long run, तो अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट को लॉन्ग रन तक मेंटेन करना चाहें, नेट इन्वेस्टमेंट शुड एक्सपैंड कॉन्टीन्यूसली। तो नेट इन्वेस्टमेंट को कॉन्टीन्यूसली बढ़ाना पड़ेगा। ये इनकी मेन कंक्लूडिंग बात है। हैरेड डॉमर मॉडल की, कि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना चाहें तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड करना पड़ेगा। दिस अगेन रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन रियल इनकम। तो इसमें रियल इनकम का बढ़ना ज़रूरी है,
at a rate that can support full capacity use of an ever increasing capital stock, ताकि जो कैपिटल स्टॉक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। दिस रिक्वायर्ड रेट ऑफ इनकम ग्रोथ, दिस रिक्वायर्ड जो चाहिए इनकम की ग्रोथ मे बी कॉल्ड द वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और द फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। तो जितनी ग्रोथ हम इनकम की कर सकते हैं वो हो, ये रिक्वायरमेंट है स्टेडी ग्रोथ के लिए जो इन्होंने फाइंड की अपने मॉडल्स में। मेनली इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनका फोकस है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट मॉडल, हैरेड मॉडल। हैरेड का जो मॉडल है, सर रॉय एफ हैरेड given his model in his paper An Essay in Dynamic Theory appeared in Economic Journal in March 1939। 20 पेजेस का ये पेपर है, आर्टिकल है, जिसमें इन्होंने ये अपना मॉडल दिया है एंड बुक, और एक बुक भी लिखी है इन्होंने, टुवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स, published by Macmillan in 1939। तो 1939 में जो हैरेड हैं इन्होंने अपना मॉडल दिया इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल आया 1939 में, और ये जो बुक थी ये बुक आई थी 1948 में। इसका जो मैकमिलन का एडिशन है वो 1948 का है। हिज मॉडल डील्स विद डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा हैरेड का मॉडल जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड है, विच हैव ऑलरेडी अटेन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, जिनके यहाँ पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट है। हैरेड मॉडल एक्सप्लेन्स द वे टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पहले ही है डेवलप कंट्री में, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि उसको कैसे मेंटेन कर रखा जाए। इन दिस मॉडल मल्टीप्लायर हैज बीन इंटीग्रेटेड विद एक्सेलरेटर। तो इस मॉडल में मल्टीप्लायर को एक्सेलरेटर के साथ इंटीग्रेट किया है। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर इज अ टर्म गिवन बाय केन्स। This is the symbol of multiplier. Multiplier is the effect of change in income due to change in investment। मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट चेंज करेंगे तो उससे इनकम चेंज होगी, ये मल्टीपल टाइम्स चेंज होगी। दिस इज मल्टीप्लायर। ये केन्जियन कॉन्सेप्ट है। कि जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इनकम के टाइम्स बढ़ेगी। सपोज अब हमने 100 इन्वेस्टमेंट किया, इनकम हो गई 400, इट मीन्स मल्टीप्लायर जो है वो है 4। जो एक्सेलरेटर है वो केन्जियन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आगे आने वाले केन्स के बाद के लोगों ने वो दिया है। एक्सेलरेटर क्या है कि जब हम इनकम को बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, एमपीसी के अकॉर्डिंग जितने लोग पैसे खर्चेंगे अपनी इनकम में से तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। कंजम्पशन बढ़ने से अगर सपोज हमें और चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, क्योंकि जब कंजम्पशन बढ़ेगी फैक्ट्री की सामान बिकेगा, चीज़ें बिकेंगी, तो और चीज़ें पैदा करनी होंगी। और चीज़ें पैदा करने के लिए अगर सपोज फैक्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी ना हो
और प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी ना हो तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट मोटिव के बेस पे चलता है। तो कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी ना हो तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट का इनकम के ऊपर इफेक्ट और आउटपुट, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन का बढ़ना और आउटपुट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट का बढ़ाना, ये है मल्टीप्लायर। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा फिर इनकम बढ़ेगी, फिर कंजम्पशन बढ़ेगी, ऐसे ये चलता रहेगा इंटरेक्शन में। केन्स ने ये इंटरेक्शन नहीं दी, केन्स ने सिर्फ ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इनके मॉडल में ग्रोथ, हेरड मॉडल में मल्टीप्लायर को एक्सेलरेटर के साथ इंटीग्रेट किया है, उसको आगे जोड़ा है। Assumptions of Harrod model. There exists constant returns to scale. Constant return to scale है इकोनॉमी में। सपोज constant returns to scale का क्या मतलब है कि जो रिटर्न है, जैसे सपोज हम यहाँ पर लगाएं इनपुट्स, यहाँ पर हम लगाएं आउटपुट, तो इनका रिलेशन ऐसा है स्ट्रेट लाइन वाला। मतलब जैसे जैसे हम इनपुट्स बढ़ाएंगे 1 2 3 4, तो जो आउटपुट है उसमें जो इंक्रीज होगा ये कांस्टेंट होगा। सपोज 10 20 30 40 ऐसे। ये जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट होगा। जैसे हमने सपोज इनपुट डबल करी तो आउटपुट भी डबल हो गया। ये डबल से ज़्यादा भी नहीं होगा, डबल से कम भी नहीं होगा। दैट इज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सेकंड assumption है the level of X and aggregate saving is a constant proportion of aggregate income. X and saving. X and saving means जो हम प्लान करते हैं, सोचते हैं कितनी सेविंग हो गई, कितनी सेविंग हम करेंगे, ये प्लान्ड सेविंग है। इसके अगेंस्ट एक वर्ड होता है एक्स पोस्ट, उसका मतलब होता है एग्जैक्ट, जितनी हुई। Ex ante and ex post both are Latin words. Ex ante means to say that we look at future events based on possible predictions. Ex post means we look at results and events after they have occurred. तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे होगा वो है एक्स एंट, और जो एग्जैक्टली हुआ वो है एक्स पोस्ट। तो एक्स एंट एग्री जो सेविंग है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इनकम का। इसका क्या मतलब है? सपोज हम यहाँ पर अगर बनाएं, डायग्राम में दिखाएं, इनकम एंड सेविंग, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ये लाइन कांस्टेंट है, ये लाइन डिक्रीजिंग होती है, ये लाइन इंक्रीजिंग होती है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है।
कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? देखो, अगर हम यहाँ पर स्केल लगाएं, सपोज 100, 200, इस साइड पर एक पॉइंट और लगाएं, अगर सपोज 300, दिस इज अ सेविंग लाइन सपोज। तो यहाँ पर जो सेविंग है वो भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर था रिटर्न टू स्केल टाइप। जैसे सपोज ये है 10, 20, 30। तो अगर हम इसकी APS कैलकुलेट करें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये होती है S/Y। तो ये कितना आएगा? हर पॉइंट पे अगर हम देखें ABC, अगर हम A पॉइंट पर देखें, ये है 100/10, 10 आ गया ये APS। अगर हम B पॉइंट पर देखें 200/20, अगेन इट इज 10। अगर हम C पॉइंट पर देखें सॉरी, दिस इज S/Y, 10/100। So this is 0.1, 20/S/Y, 20 saving, Y income. This is again 0.1, 30/300, again it is 0.1. This is the constant proportion. और अगर हम MPS कैलकुलेट करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दिस इज चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो यहाँ से लेके यहाँ पर अगर हम देखें, सेविंग बढ़ी 10, इनकम बढ़ी 100। और यहाँ से अगर हम यहाँ देखें, सेविंग बढ़ी 10, इनकम बढ़ी 100। सेम है बिटवीन APS A से B के बीच में। A एंड B के बीच में अगर हम MPS देखें, MPS बिटवीन A एंड B, तो डेल्टा S है 10, डेल्टा Y है 100, दिस इज 0.1। तो अगर हम MPS B एंड C के बीच में देखें तो भी ये ऐसा ही आएगा। B एंड C के बीच में 20 to 30, डेल्टा S है 10, डेल्टा Y है 100, तो दिस इज 0.1। इट मीन्स इन दिस केस APS इक्वल्स टू MPS, क्योंकि ये भी 0.1 है और ये भी 0.1 है। तो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, 10% मतलब हम सेविंग कर रहे हैं अपनी इनकम की। इनकम 100 है तो हम 10 सेविंग कर रहे हैं, 200 है तो 10% सेविंग कर रहे हैं 20, 300 है तो 10% सेविंग कर रहे हैं। इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये ऐसे इक्वेशन बनती है, S is AY, सपोज S is 10% of Y और S is 0.1Y। ये इसकी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसमें अगर हम Y पुट करें, 100 पुट करें Y, 0.1 इंटू 100, तो ये आ गया 10, जैसे कि हम सेविंग कर रहे हैं 10। अगर 100 इनकम है, अगर 200 इनकम होगी, 0.1 इंटू 200, तो ये बन जाएगा 20। अगर 300 इनकम है, ये बन गया
30। इनकम सेविंग जो है इट इज़ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। तो एक तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि हम 10% सेविंग कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर 10% है। और अगर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है तो APS इक्वल्स टू MPS होता है। This is second assumption. Third assumption is capital output and labor output ratios are assumed to be constant. Capital output ratio, अब इसका क्या मतलब है? Capital output ratio, so इसको हम लिखें capital output, this ratio is also constant. और labor ratio output, this is also constant. It means input output. क्योंकि ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट है, इनका जो रिलेशन है ये भी कांस्टेंट है। मतलब कि हम कितनी इनपुट्स लगाकर कितने आउटपुट पैदा करेंगे ये कांस्टेंट है। सपोज हमें ये एक्सेलरेटर की बात करते हैं कि कितना आउटपुट करने के लिए हमें कितनी इनपुट्स लगानी पड़ेंगी, ये भी मान लो कांस्टेंट है। The overall effect of technical progress is neutral. Suppose technical progress का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। The entrepreneurs, क्योंकि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस का इफेक्ट पड़ेगा तो फिर ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि सपोज हमें 100 आउटपुट करने के लिए 300 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये 3 टाइम ही रहेगा हर बार। अगर हमने 200 आउटपुट करना है तो 600 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हमने 1000 आउटपुट करना है तो 3000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आउटपुट इज इक्वल टू न्यू टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू न्यू टाइम्स ऑफ आउटपुट। ऐसे कि जितना हमने आउटपुट करना है उसका न्यू टाइम्स, न्यू है ये एक्सेलरेटर, टाइम्स इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टेक्निकल प्रोग्रेस को हम नहीं ले रहे। द एंटरप्रेन्योर्स विश टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द पेस ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आउटपुट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। These are some assumptions of Harry-Domer model. Now, explanation of Harry-Domer model. Harry model is based on 3 growth rates. 3 growth rates हैं Harry के मॉडल में। एक तो है एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। It is determined by the saving ratio and capital output ratio. सेविंग रेशो हमारी है APS अपॉन, जिसको APS कहते हैं हम, S/Y, ये है सेविंग रेशो। और कैपिटल आउटपुट रेशो ये हमारा है एक्सेलरेटर, कैपिटल आउटपुट रेशो। तो इसके ऊपर डिपेंड करती है एक्चुअल ग्रोथ रेट, हमने कितनी ग्रोथ रेट करनी है। क्योंकि जितना हम सेविंग करेंगे उतना हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका न्यू टाइम्स, जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से ही आउटपुट होगा। क्योंकि आउटपुट के न्यू टाइम्स इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है, पर हम वो तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास उतनी सेविंग होगी। इन्वेस्टमेंट हम उतना ही कर पाएंगे जितनी हमारे पास सेविंग है। तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि एक्चुअली हमारी ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से आउटपुट होगा।
एंड वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, दिस इज द फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। तो अगर हम अपनी देखें डिमांड कितनी होगी आने वाले टाइम में, तो उसको कहते हैं फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट कितनी होगी इनकम की। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, इट इज़ द वेलफेयर ऑप्टिमम, इट कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज द पोटेंशियल और फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ। तो अगर सारे रिसोर्सेज सभी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर दें कंट्री में, तो मैक्सिमम हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ और फुल कैपेसिटी, और यू कैन से वेलफेयर ऑप्टिमम और फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, कितना पोटेंशियल है। ये 3 ग्रोथ रेट्स के बेस पे ये थ्योरी है, हैरेड का मॉडल है। ये तीनों ग्रोथ रेट्स को आगे एक्सप्लेन किया है, यही हैरेड मॉडल की एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट इज द एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? अकॉर्डिंग टू हैरेड, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ is the ratio between increase in production and total production. This is the actual rate of growth. अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, कोई भी एग्जांपल ले लें, सपोज 2010 में हमारा आउटपुट हुआ 100, 2011 में सपोज हमारा आउटपुट हुआ 110, तो कितना इंक्रीज हो गया? 10 इंक्रीज हो गया। दिस इज डेल्टा वाई। कितना था पहले? 100। तो परसेंट निकालना हो तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 10%। 10% इंक्रीज हुआ हमारी ग्रोथ रेट में। ऐसे हम एक्चुअल ग्रोथ रेट को चेक करते हैं कि पहले कितना था, अब कितना हो गया। जितना इंक्रीज हुआ उसके ओवर पहले वाली ग्रोथ रेट, परसेंट निकालने के लिए 100 हमने लगा दिया, दैट इज द 10%। तो 10% राइज हो गया। दिस इज एक्चुअल ग्रोथ रेट जो एक्चुअली हुई। नेट एडिशन टू कैपिटल, this is the addition to capital, is defined as the ratio of investment to the increase in income. तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ? जैसे हमने 10 आउटपुट इंक्रीज किया, 10 आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हमने अपनी फैक्ट्री में कितनी मशीनें और लगाई? दिस इज द नेट एडिशन टू कैपिटल। क्योंकि पहले अगर हम जो आउटपुट कर रहे थे, उन मशीनों को हम जितना यूज़ कर रहे थे उससे हमारा आउटपुट होता था 100। नेक्स्ट ईयर हमने आउटपुट किया ज़्यादा 110, तो ये 10 और आउटपुट पैदा करने के लिए हमने जितनी मशीनरी और लगाई वो है नेट एडिशन, चेंज इन के ड्यू टू चेंज इन वाई। 10 आउटपुट और पैदा करने के लिए ये 10 है जो एक्स्ट्रा आउटपुट है, तो कितनी हमने मशीन और लगाई वो डेल्टा के है। तो इसी को हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो दिस इज द न्यू इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री ओवर आउटपुट, चेंज इन आउटपुट। तो ये एक्सेलरेटर है मेनली। एंड द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज दिस, जैसे हमने पहले देखा कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो ये बनती है। द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर एक्चुअल ग्रोथ, ये फंडामेंटल इक्वेशन है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि बेसिक इक्वेशन है ये, यही सारी जगह काम आएगी हर ग्रोथ रेट में। GC इक्वल्स टू S, ये फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन है। तो इसको
अगर हम देखें फंडामेंटल इक्वेशन को, जी सी इक्वल्स टू एस, जी मीन्स एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, और यू कैन से जी इक्वल्स टू स्मॉल एस अपॉन सी। ये फंडामेंटल इक्वेशन है। ग्रोथ रेट क्या होगी? स्मॉल एस अपॉन सी। क्यों होगी ये ऐसे, ये यहाँ पर दिखाया है। जी है डेल्टा वाई अपॉन वाई, सी है आई अपॉन वाई डेल्टा वाई, और स्मॉल एस है एस अपॉन डेल्टा वाई, एस अपॉन वाई। तो ये डेल्टा वाई कट गए, यहाँ पर हमारे पास बचा आई अपॉन वाई इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। तो दोनों को अगर हम वाई से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी, तो ये बन गया आई इक्वल्स टू एस। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसी को इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्रोथ की कंडीशन है वो ये है मेनली। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। क्या बना रहे हैं हम कंडीशन? एक्चुअल ग्रोथ रेट। ये हमने बनाई एक्चुअल ग्रोथ रेट जी इक्वल्स टू स्मॉल एस अपॉन सी। स्मॉल एस जो है वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और सी है जितना हमने कैपिटल में एडिशन किया। तो ये हमारी ग्रोथ रेट बन गई एक्चुअल। तो यहाँ पर हमने इसको डिटेल में समझाया कि ये ऐसे ही क्यों बनेगी, क्योंकि यहीं से हमारा इक्विलिब्रियम बना, आई इक्वल्स टू एस। The second is the warranted rate of growth. According to Harrod, warranted rate of growth is the rate at which producers will be content with what they are doing. It is the entrepreneurial equilibrium. तो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी करनी चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि आने वाले टाइम में इतनी डिमांड होगी तो हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इतना आउटपुट हमें करना चाहिए। इसको हम लिख रहे हैं GW के साथ। एट GW डिमांड इज हाई एनफ फॉर बिजनेसमैन टू सेल व्हाट दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो ये वारंटेड है, उनको लगता है कि इतनी ग्रोथ करनी चाहिए, इतना आउटपुट करना चाहिए। उनको क्यों लगता है कि इतना आउटपुट करना चाहिए? क्योंकि प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं कि इतनी डिमांड होगी, एंड दे विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एट द सेम परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ। तो वो उतने रेट पे आउटपुट करेंगे। सो इट इज़ द पाथ ऑन विच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो ये वो रास्ता होगा जहाँ डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होंगे, given the propensity to save. The equation GW के लिए ये हो गई, GW equal to small s upon CR. GW is the warranted rate of growth. Small s again it is average propensity to save, S upon Y, and this is the required capital. क्योंकि पहले था एक्चुअल, अब ये है रिक्वायर्ड। भी हमें कितनी ग्रोथ करनी है, कितना आउटपुट करना है, उस आउटपुट करने के लिए हमें कितनी कैपिटल और बढ़ानी होगी। तो हम इसको कहते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल टू मेंटेन GW, और रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो जिसको हमने लिख दिया CR के साथ। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर अगर हम लिखें वारंटेड ग्रोथ रेट, तो
तो इसको हम लिख रहे हैं जी डब्ल्यू के साथ। दिस इज अगेन एस अपॉन सी आर। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पहले फंडामेंटल इक्वेशन बनाई है एक्चुअल की, वो हमने डेरिवेशन करके बनाई थी, एस स्मॉल एस अपॉन सी बना। तो यहाँ भी स्मॉल एस अपॉन सी ही है क्योंकि ये बेसिक इक्वेशन है ग्रोथ की। बस सी का डिफरेंस है, ये एक्चुअली हमने जो ऑब्टेन किया वो है, ये वो है जो हम करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड। टू अचीव स्टेबल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, अगर हम स्टेबल ग्रोथ रखना चाहें, जैसे हैर मॉडल का, डॉमर मॉडल का मेन इसेंस ही यही है कि हम, मेन सब्सटेंस यही है कि हम कैसे सस्टेन करें ग्रोथ को। जी शुड बी इक्वल टू जी डब्ल्यू। जो एक्चुअल ग्रोथ है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी चाहिए हम करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड है, सपोज आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि 50 आउटपुट की डिमांड और होगी, तो हम 50 आउटपुट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50 आउटपुट और पैदा करेंगे। तो 50 आउटपुट ही आने वाले टाइम में और पैदा होना चाहिए, ये हम कहते हैं। एक्चुअली 50 ही पैदा होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा पैदा होना चाहिए, ना इससे कम पैदा होना चाहिए, तो बनेगा स्टेबल ग्रोथ। एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी इक्वल टू वांटेड। सेकंड, जितना हम कैपिटल स्टॉक और इंक्रीज करना चाहते हैं, एक्चुअली उतना ही इंक्रीज हो, तभी जो असल में आउटपुट 50 जैसे हमने सोचा और पैदा होगा। दैट इज द कैपिटल आउटपुट रेशो नीडेड टू अचीव जी मस्ट बी इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो टू मेंटेन जी डब्ल्यू। तो ये तभी होगा अगर सी बराबर सी आर होगा। यहाँ देखो, अगर हम मैथमेटिकली भी चेक करें तो जी बराबर जी डब्ल्यू कब होगा, एस तो सेम ही है, ओवर ओवर हो गया, तो जब ये दोनों बराबर होंगे सी एंड सी आर, क्योंकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव तो सेम ही है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो अपने आप ही जी एंड जी डब्ल्यू इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो एस है वो गिवन है। दिस एम्प्लाइज दैट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट। ये एक तरह से इसका कंक्लूजन बन गया, मेन पॉइंट। कि जितना हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं असल में उतना इन्वेस्टमेंट हो। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है सी आर, एक्चुअल है सी। The third is the natural rate of growth. Natural, according to Harrod, natural rate of growth is the trend in production with full employment and no inflation. It is the rate of advance which the increase in population and technological improvements allow. तो मैक्सिमम हम कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है। एक तरह से जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है वो लिमिट है कि हम इसके आगे नहीं जा सकते। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इज डिटरमिन्ड बाय द मैक्रो वेरिएबल्स। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है नेचुरल? ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर, टेक्नोलॉजी पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, कैपिटल इक्विपमेंट पर। तो ये कंट्री लेवल के जो एग्रीगेट्स हैं उन पे डिपेंड करती है। नेचुरल ग्रोथ रेट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। तो जितना हम मैक्सिमम पॉसिबल है ग्रोथ कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम, उसको हम बोल रहे हैं नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। द मैक्रो वेरिएबल्स प्लेस अ लिमिट। तो जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं एक तरह से जो कंस्ट्रेंट्स हैं,
क्योंकि जितनी ये चीज़ें अब हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा हम आउटपुट नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिट प्लेस करते हैं, बियॉन्ड विच एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट इज़ नॉट फिजिबल। दिस लिमिट इज़ नोन एज द फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग। मतलब इसके ऊपर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी कंट्री के पास ये जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ही हैं। तो वहाँ तक जाना वो है नेचुरल। तो इसकी ये फंडामेंटल इक्वेशन है। ये इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये तो नेचुरली हमने डिफाइन किया कि हम इम्प्रूव कर कितना सकते हैं। दिस इज नेचुरल ग्रोथ रेट जी एन। दिस इज इक्वल टू, और इक्वल टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नॉट इक्वल टू एस अपॉन सी आर। क्योंकि ये हम कर नहीं रहे, इसको हम, इस ग्रोथ को हम कर नहीं रहे, ये तो अपने आप ही हमारे पास एक्सेस, पूरी की पूरी फुल कैपेसिटी शो हो रही है कि मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं। तो कितना करना चाहिए वो यहाँ पर है। तो जितना हमें करना चाहिए, अगर उतनी ही ग्रोथ हो जाए तो हम स्टेबिलिटी के ऊपर टिके रहेंगे, बने रहेगी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में। This is the state of equilibrium on the basis of these three growth rates. तो इक्विलिब्रियम कब होगा इकोनॉमी में? According to Harrod, the state of equilibrium is one where G equals to G W equals to G N. जब ये तीनों बराबर होंगी, एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल, तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। दिस इज ए स्टेडी स्टेट ग्रोथ। OS लाइन जो है इन द डायग्राम आल्सो नोन एज नाइफ एज इक्विलिब्रियम। When these growth rates are not equal, और जब ये इक्वल नहीं होंगी आपस में, देयर इज एन इम्बैलेंस इन द सिस्टम, फिर ये इम्बैलेंस होगा। तो हम इसको ये भी दिखाएंगे कि अगर ये इक्वल नहीं है तो कैसे इम्बैलेंस है। और इक्विलिब्रियम वही है जब ये तीनों बराबर हों। अब ये तीनों बराबर हों, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर पॉसिबिलिटी है, ये तीनों बराबर हों, तभी इसको कहते हैं नाइफ एज। नाइफ एज को अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज दिस इज नाइफ और ये इसका शार्प पोर्शन है नाइफ का, ठीक। नाइफ एज इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि हम इसके ऊपर कोई चीज़ अगर टिकाना चाहें, सपोज हम इसके ऊपर ये टिकाना चाहें, तो बहुत ही ज़्यादा रेयर पॉसिबिलिटी होगी कि ये टिक जाए। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है टिकना, नहीं टिक पाएगा। तो बहुत ज़्यादा रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये टिक जाए, नहीं टिक पाएगा। दिस इज द नाइफ एज इक्विलिब्रियम। तो अगर हम एक और तरीके से मैं आपको समझाऊं नाइफ एज इक्विलिब्रियम, सपोज ये कोई दीवार है, इसके साथ हमने तीन चीज़ों को बांध रखा है, जो तीनों चीज़ें हवा में मूव कर रही हैं। एक कोई ऐसे मूव कर रही है, एक कोई ऐसे मूव कर रही है, एक कोई ऐसे मूव कर रही है। दिस इज सपोज एक्चुअल, दिस इज सपोज वारंटेड, दिस इज सपोज नेचुरल। अब ये तीनों ऐसे हिल रही हैं। अब तीनों हिलती रहती हैं हवा में, तो तीनों एक लाइन में इकट्ठी हो जाएं, कभी हो जाएंगी, कभी नहीं होंगी, कभी हो जाएंगी, कभी नहीं होंगी। बहुत ही ज़्यादा रेयर पॉसिबिलिटी होगी कि ये इकट्ठी रहें, ज़्यादा टिक नहीं पाएंगी इकट्ठी, क्योंकि ये हिलती रहेंगी, डिफरेंट अलग अलग होती रहेंगी। दिस इज द नाइफ एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर ये इक्वल नहीं है आपस में, तो क्या डिस्टर्बेंस होगी,
कैसे इनमें इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा उसको हम एक्सप्लेन करने से पहले हम ग्रोथ प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि इसका ग्रोथ प्रोसेस कैसे चलता है। ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये डायग्राम जो है ओएस लाइन वही है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली। एपीएस एमपीएस सेम है, ये ओएस लाइन है। और ये जो लाइंस हैं L1 L2 L3 L4 L5 ये भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। ये कैपिटल आउटपुट की प्रोपोर्शन की लाइंस हैं। In the diagram, OS is the saving line, ये saving line है, which starts from origin से start होती है and has a constant slope। तो इसकी slope जो है वो constant है, सीधी लाइन है, जैसे डाउनवर्ड नहीं आ रही ऐसे अपवर्ड नहीं जा रही, ये constant है। तो जो constant लाइन होती है उसकी slope सेम होती है। इसकी slope ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है तो इसकी स्लोप कम हो रही है। इसकी स्लोप अगर हम देखें तो ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है तो इसकी स्लोप बढ़ रही है। इसकी स्लोप सेम है, कांस्टेंट स्लोप है इसकी। इट मीन्स एपीएस इक्वल्स टू एमपीएस है, जैसे हमने पहले प्रूव किया कि यहाँ पर कांस्टेंट लाइन है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो एपीएस 0.1 एमपीएस 0.1 दोनों सेम है। और ये जो लाइन है L1 L2 L3 Y1 L1 भी कह सकते हैं इसको, Y1 L1 Y2 L2 Y3 L3, ये भी सिमिलर लाइंस हैं। देखो ये सेम गैप पे हैं, पर इनमें जो गैप है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर और कम है। और जैसे जैसे हम ये राइट जा रहे हैं गैप बढ़ता जाता है, आउटपुट पहले से ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट वी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू लर्न the derivation of this curve। कैसे हम इस डायग्राम को बनाएं हम ये सीखेंगे। तो आप भी अगर साथ साथ बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया सीख पाओगे आप लोग। दिस इज सपोज फॉर एक्सिस, this side we are taking income, this side we are taking saving and investment। ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई ये है हमारी सेविंग लाइन। दिस इज द सेविंग लाइन जिसके ऊपर एपीएस बराबर एमपीएस है। क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है, स्लोप इसकी सेम है। और अब हम बना रहे हैं कैपिटल आउटपुट रेशो की लाइन, वो भी कांस्टेंट है। सपोज दिस इज द कैपिटल आउटपुट रेशो लाइन फर्स्ट।
Now, what is the explanation of this diagram? This is suppose y1, and initially this is the saving S1. Income level is y1, OY1, and saving is OS1. This is the saving. OS1 सेविंग है और ये इनकम है. तो OY1 इनकम है. ये हाइट पे हम देखेंगे क्योंकि वर्टिकल लाइन पे हमने सेविंग ली है. तो ये जो हाइट है ये S1 Y1, ये है सेविंग और ये है इनकम. तो अगर हम इस सेविंग को इन्वेस्ट कर दें, इस सेविंग को अगर हम इन्वेस्ट कर दें सपोज, तो इनकम बढ़ेगी इन्वेस्ट करने से. यहां पर हम आ जाएंगे, यहां तक हमारी इनकम बढ़ गई. ये हो गया Y2. तो यहां पर हमारी सेविंग है ये S2. तो इनकम जो बढ़ी हुई शो की हमने, वो इसी लाइन को हमने कांस्टेंट सेविंग रेशो को यहां पर ले गए. ये हमारा पॉइंट था L1, ये बन गया L2. अब ये हमारी देखो, जैसे हम आउटपुट सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो सेम इनकम हमारी बढ़ रही है. इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद जब हमारी इनकम बढ़ी तो जो इन्वेस्टमेंट आउटपुट रिलेशनशिप है वो सेम है. L1 Y1 एंड L2 Y2 लाइंस ये शो करती हैं कि ये सेम है. तो Y2 के ऊपर अगर हम देखें, हमारी सेविंग है दिस S2 Y2 और हमारी इनकम है OY2. अब S2 Y2 इनकम को हमने फिर इन्वेस्ट किया तो हमारी इनकम फिर बढ़ गई Y2 से Y3. तो ये पहले से जो गैप है वो बड़ा हो गया. देखो Y1 Y2 से Y2 Y3 बड़ा हो गया. तो अब हमारी इनकम है Y3, सेविंग हमारी है सपोज दिस वन S3. तो इस सेविंग को फिर हमने इन्वेस्ट किया. फिर हम इसके राइट जाएंगे बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि हमने कांस्टेंट माना है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को. दिस इज सपोज L3. तो यहां पर हमारी, यहां से अगर हम देखें, इतनी इनकम हमारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम इस सेविंग को S3 Y3 को इन्वेस्ट करेंगे तो ये पहले से और बड़ा हो गया Y4. और अब हमारी जो सेविंग है वो है ये S4 Y4. तो इसको हम फिर इन्वेस्ट करेंगे. जब इसको हम फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो फिर बढ़ जाएगी. तो ये इनकम जो बढ़ी हुई शो हुई, ये हुई हमारी इस लाइन के साथ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये गैप हम बिल्कुल सेम रख रहे हैं L3 एंड L4 में. अगेन हम इसको, जब हमारी इनकम बढ़ी Y3 से Y4 तो फिर हमारी सेविंग बढ़ी.
उसको हम फिर इन्वेस्ट करेंगे और फिर हमारी इनकम होगी ये, यहाँ पर हमारी सेविंग होगी ये S5। इसको फिर इन्वेस्ट करेंगे तो ये हम और राइट चले जाएंगे, तो ये जो एरो है ये पहले से ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बनता जाएगा। ऐसे आगे आगे ग्रोथ प्रोसेस जो है वो चलती जाएगी। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो है कि ये जो लास्ट वाली एडिशन है इनकम में, ये सबसे बड़ी है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, या कहो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तेजी से आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट पहले से ज़्यादा हो रहा है। तो यही उन्होंने कहा है हैरेट ने कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो हम स्टेडी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। तो सेकंड पार्ट बनाएंगे हम वीडियो का, उसमें हम देखेंगे कि अगर ये तीनों इक्वल ना हो फिर क्या होगा। तो फॉर inequality in these three and for the Domer model, must watch next parts of the video. Thanks for watching this video.